हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान का जो पार्ट यानी चैप्टर नंबर 1 है वह देखेंगे। दोस्तों, वीडियो नंबर 2 यानी कि आपका ये पहली क्लास 1 में आपका विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम हमने डिस्कस किया था और समझा था आपको क्या पढ़ना है। इसमें 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर के अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में हमने समझा था। आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 सजीव वस्तुएं, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं सभी इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विज्ञान का आपका चैप्टर नंबर 1 है और फिर 2 फिर 3 इस प्रकार आपके सभी चैप्टर वाइज आपकी वीडियो आपको उपलब्ध होंगी और इसकी प्लेलिस्ट हम अपने चैनल पर बना देंगे। तो आप जाके जैसे सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे सामाजिक, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, संस्कृत एवं कंप्यूटर, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो अब इसमें दोस्तों इसी के साथ देखिए विज्ञान का पार्ट नंबर 1 इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उसका वर्गीकरण, तो इसको समझेंगे। विभिन्न वनस्पतियां पर्यावरण का प्रमुख अंग होती हैं। आप समझ सकते हैं, विभिन्न जो वनस्पतियां हैं पर्यावरण का प्रमुख अंग मानी जाती हैं। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों की शारीरिक रचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधों की क्रियाशीलता, उनकी पोषण की प्रक्रिया, अनुवांशिकी तथा अन्य विशेषताओं का ज्ञान अर्जन भी किया जाता है। मानव निर्मित सामग्री उस सामग्री को कहा जाता है जो कक्षा में विषय वस्तु के शिक्षण हेतु शिक्षण अथवा बालकों द्वारा अपने स्तर पर निर्मित की जाती है। देखिए, मानव निर्मित सामग्री उसको कहा जाता है। अब देखिए, मानव निर्मित का मतलब क्या होता है। मानव का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी जो सजीव है जिसमें जान होती है, यानी मनुष्य। निर्मित यानी कि जो निर्माण किया जाता है उस सामग्री यानी कि सामान, जिस वस्तु या सामग्री का मनुष्य द्वारा यानी उनकी खुद अपने हाथों से उसका निर्माण करता है उसको ही मानव निर्मित सामग्री कहा जाएगा। कक्षा में विषय वस्तु के शिक्षण हेतु देखिए शिक्षक अथवा बालकों द्वारा अपने स्तर पर निर्मित की जाती हैं अथवा भी बाजार से नहीं खरीदी जाती। इस सामग्री को बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों को बाजार से क्रय किया जाता है, लेकिन वे महंगे नहीं होने चाहिए। स्वनिर्मित सामग्री बालकों में सृजनशीलता के गुणों का विकास करते हुए उनमें आत्मविश्वास संपन्न करती है। यह अधिक प्रभावशाली होती है। देखिए, इसका मतलब है आप बाजार से कुछ भी लाए, यानी आप बाजार से जो है थर्माकोल, कलर और वगैरह वगैरह चीज़ें लाए, उससे जो है आपने एक जो है प्रैक्टिकल के लिए आप कुछ उससे जो भी आपने बनाया या कुछ भी बनाया उससे, और दोस्तों जो उससे बना हुआ आपकी सामग्री होगी वही जो है स्वयं निर्मित या मानव निर्मित सामग्री कही जाएगी। अब देखिए, स्वयं निर्मित सामग्री के मूल्य क्या क्या होते हैं। शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मूल्य। स्वनिर्मित सामग्री शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर अधिक मूल्यवान सिद्ध होती है। स्वनिर्मित से आप समझ सकते हैं स्वयं के द्वारा बनाया हुआ, ठीक इतना समझ लीजिए। जो अपने हाथों से स्वयं के द्वारा सामग्री बनाई जाती है उसको ही स्वनिर्मित कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए बालक स्वयं क्रियाशील होते हैं। और स्वयं निर्मित उपकरणों एवं मॉडलों को तैयार करने से बालकों में निम्नलिखित जो है मनोवैज्ञानिक मूल्य जो है विकास होता है। अब देखिए, आप कुछ भी सामान बाजार से लाते हैं, उससे प्रयोग से आप उपकरण या मॉडल बनाते हैं, तो उससे दोस्तों बालकों में जो है एक्टिविटी और जो है क्रियाशील होते हैं बालक और सृजनशील होते हैं। बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है। देखिए, और बालक कार्य करने में तथा मस्तिष्क से सोचने की दोनों प्रकार की क्रियाओं से समन्वित स्थापित करने की योग्यता का विकास होता है। नवीन समस्याओं को हल करने में बालक स्वयं प्रेरित होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। बालकों में सृजनशीलता के गुणों का भी विकास होता है। दोस्तों, इसके अनुसार बालक पर्यावरण के सिद्धांतों को भली प्रकार से गहराई तक समझ पाते हैं। उपकरण तथा मॉडल तैयार करने के पश्चात प्राप्त हुई सफलता के कारण बालक प्रोत्साहित होते हैं तथा उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। बालक अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन कर पाते हैं। छात्रों में स्वयं कार्य करने से तार्किक चिंतन एवं स्वतंत्रता के गुणों का विकास होता है। अगर आप स्वयं निर्मित वस्तुएं का निर्माण करेंगे, यानी मानव निर्मित वस्तुएं यानी कि मॉडल, उपकरण जो आदि चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं, सामान खरीदने के बाद आप खुद उसका निर्माण करते हैं, तो इससे जो है आपका देखिए तार्किक चिंतन का विकास होगा और जो है स्वतंत्रता के गुणों का भी विकास होता है। बालक खाली समय का सदुपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करने की योग्यता का विकास होगा। इसके बाद देखिए, सामाजिक मूल्य आपके क्या हैं। तो अगर बात की जाए सामाजिक मूल्य की, तो देखिए
सामग्री निर्माण द्वारा बालक शारीरिक कार्य करता है और मानसिक कार्य भी करता है, और मानसिक शारीरिक का जो है विकास होता है। बालक में स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब वह बनाना लगेगा तो यदि वह स्वनिर्मित सामग्री बनाएगा, यानी अपने जो खुद से जो वस्तुओं का निर्माण करने लगेगा, तो दोस्तों उसमें जो है कार्य करने की प्रवृत्ति एवं जो है उसका विकास हो जाएगा और बालक स्वयं कार्य करने के महत्व को समझता है। इस प्रकार समाज में निकटता प्राप्त करता है। बालक में विद्यालय में कार्य करने की समाप्ति इस प्रकार की घर तथा समाज के लिए आवश्यक सामग्रियों के निर्माण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। बालक में सामाजिक अभिवृत्ति का विकास होता है और बालक का समय सदुपयोग करना सीख जाता है। इसके बाद देखिए आर्थिक मूल्य क्या है आपका स्वनिर्मित वस्तुओं का, यानी जो अपनी स्वनिर्माण की जाती है, यानी स्वनिर्मित सामग्री के द्वारा बालकों में निम्नलिखित आर्थिक मूल्यों का विकास होता है। यानी बालक मितव्ययिता के सिद्धांतों को सीखता है और स्वनिर्मित बालकों सामग्री बालक को कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है तथा बचत करना सीख जाता है। इस विधि द्वारा विद्यालय में आवश्यक उपकरणों की पूर्ति न्यूनतम व्यय पर संभव हो जाती है। बालक न्यूनतम व्यय पर रेडियो, ट्रांजिस्टर और ग्रामोफोन आदि तैयार करता है, जिन्हें समाज में निम्न स्तर के लोग खरीद कर उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों देखिए बालक न्यूनतम व्यय पर रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन आदि तैयार कर पाता है और उसके जो है अपना खरीद कर लोग खरीदते हैं उसको। अब देखिए स्वनिर्मित वस्तुएं यानी सामग्रियों के उदाहरण देखिए विद्युत मोटर है और आपका है हाइड्रोमीटर और केंद्रीय गुरुत्वीय खिलौने और पेरास्कोप, टेलीस्कोप, साधारण जो है सीरिंग, बैरोमीटर, ग्रामोफोन और बाइनो और वर्षामापी, स्वर्णपत्र, इलेक्ट्रोस्कोप और प्रोजेक्टर, कैमरा और इलेक्ट्रीमीटर। इस प्रकार जो है देखिए स्वनिर्मित सहायक सामग्रियां हैं। कैमरा है, परखनली होल्डर है, चपाटी, स्टैंड, स्प्रिंग युक्त तुला और सैंड एवं वाटर बाथ, स्टेथोस्कोप, पेरोमीटर, आणविक संरचना के प्रतिमान, भाप का इंजन, श्वास मापी, ऑब्जोनोमीटर और थर्माप्लास्ट। और देखिए वायर गेज, पत्ती की आंतरिक संरचना, जड़ की आंतरिक संरचना, तने की आंतरिक संरचना, और देखिए टेस्ट ट्यूब, स्टैंड, हैंड लेंस और पौधों में स्पेसिमेन, पशुओं की स्पेसिमेन आदि आदि जो है स्वनिर्मित जो है हाथों से बनाकर उपयोग करते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या है? प्रकृति ने अनूठी वस्तुएं उत्पन्न की हैं, वे मानव के लिए अत्यंत लाभदायक एवं उपयोगी हैं। उनको निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए सजीव वस्तुओं के बाद, स्वनिर्मित वस्तुओं के बाद प्राकृतिक वस्तुएं देखेंगे। वनस्पति के रूप में प्रकृति ने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न किए हैं, ये मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। बिना वनस्पति के पर्यावरण संतुलित नहीं हो सकता है, परंतु वनस्पतियों का उपयोग दवाइयों तथा भोजन के रूप में किया जाता है, आप जानते हैं। फिर देखिए इसके बाद खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ भी प्रकृति की ही देन है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी पर बिखरे हुए हैं, उनको मनोवैज्ञानिक लोग पता लगाकर उनका उपयोग करते हैं। कुछ खनिज ठोस रूप में मिलते हैं तथा कुछ तरल रूप में मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि खनिज पदार्थ हमें प्रकृति यानी प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। सजीवों की उत्पत्ति है। प्रकृति ने बहुत से जीवों की उत्पत्ति की है जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जैसे गाय, भैंस, मधुमक्खी, मुर्गी, मछलियाँ आदि अन्य जीवों की उत्पत्ति प्रकृति से ही फलती है। सजीव निर्मित वस्तुएं देखेंगे दोस्तों, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव क्या है? एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सदियों से खोजता चला आ रहा है। जीवन वास्तव में एक विशेष परिस्थिति की अभिव्यक्ति है या एक प्रकार की शक्ति है। जीवन एक प्रकार की क्या है? शक्ति है। जीवन की कोई भी सीधी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। हम इसका अनुभव कर सकते हैं किंतु इसे ना देख सकते हैं और न छू सकते हैं। जीवन अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट है, किंतु जीवन का होना या ना होना सजीव एनर्जी पदार्थों में भेद करके बता सकता है। जीवन को एक शक्ति के रूप में माना जाता है जिसकी उपस्थिति में अथवा जिसके कारण जीवन के लक्ष्य प्रकट होते हैं, तथा सजीव वस्तुएं प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों आप इससे क्या समझे कि जीवन की ना तो कोई सीधी परिभाषा है और ना दोस्तों इसको छू सकते हैं और ना ही इसको देख सकते हैं, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हाँ, अगर इससे जो है पता लगाया जा सकता है तो सजीव और निर्जीव का पता लगाया जा सकता है आपके जीवन से। अब देखिए सजीव वस्तुएं, देखिए क्या है इसका? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है सजीव लिविंग बीइंग,
मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, विभिन्न पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण और श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इसको हम सजीव कहेंगे दोस्तों, जिसमें जीवन होता है। देखिए, लिविंग बीइंग यानी जो श्वसन करते हैं, जो श्वसन क्रिया से परिपूर्ण होते हैं। अब देखिए, निर्जीव नॉन लिविंग क्या होती है? मिट्टी, बालू, पत्थर, कोयला, रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी, विद्युत धातुएं, विभिन्न पदार्थ जैसे तूतिया, फिटकरी आदि निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें जो श्वसन क्रिया नहीं होती है वह निर्जीव है। इनमें देखिए प्रमुख लक्षण जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी और जहाज आदि में गति के बाहरी स्रोत शक्ति प्राप्त होती है। और तूतिया, फिटकरी के रबे यानी क्रिस्टल में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती है, जिसे बाह्य वृद्धि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझे निर्जीव और सजीव में क्या अंतर होते हैं दोस्तों। सजीव में आपका जो श्वसन, पोषण और प्रजनन निश्चित जीवन चक्र होता है, उन्हें हम सजीव कहेंगे। और दोस्तों निर्जीव में ना तो आपका पोषण होगा, ना श्वसन प्रक्रिया, ना ही आपका प्रजनन, ना ही आपका निश्चित जीवन चक्र होता है, उसे हम निर्जीव कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। अब देखिए मृतक क्या होते हैं, डेड। प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारियों के शरीर को मृतक या शव कहा जाता है। बहुधा मनुष्य पौधे एवं जंतुओं के शरीर के अवशेषों का उपयोग करते हैं, जैसे चमड़ा पशुओं की खाल से बनाया जाता है, लकड़ी पेड़ों से प्राप्त तने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है डेड कहा जाता है, यानी कि मृत्यु के पश्चात जीवधारियों के शरीर को मृत होने के बाद जंतु के शरीर के अवशेषों का उपयोग किया जाता है, उसे हम मृतक कहेंगे। जैसे चमड़ा बनाना, उसकी खाल से सामग्री बनाना और लकड़ी तथा पेड़ पौधे आदि। सजीवों के लक्षण। अभी जीवधारियों के कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जा सकता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए, निश्चित आकार एवं माप यानी कि डेफिनेट शेप एंड साइज के द्वारा आप सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर सकते हैं। कोश की संरचना है, देखिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, रेस्पायरेशन और पोषण। देखिए न्यूट्रिशन और वृद्धि, ग्रोथ, उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन और गति है, मूवमेंट, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन और प्रजनन, रिप्रोडक्शन और जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इस प्रकार देखिए आप समझ सकते हैं जिनके आधार पर आप निर्जीव वस्तुओं से पृथक कर सकते हैं सजीव वस्तुओं को। अब देखिए सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में अंतर, आप इसमें समझेंगे दोस्तों। अंतर आपको हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में और हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लक्षण और फिर देखेंगे सजीव और निर्जीव वस्तुएं। निश्चित आकार तथा माप, अगर डेफिनेट शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सजीवों की प्रकृति में आकार निश्चित होता है। आपको बताया हमने कि निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं उसका निश्चित समय नहीं होता है, ना आकार होता है, ना ही कोई निश्चित जो आकार अनिश्चित होता है। सजीवों का निश्चित होगा और निर्जीवों का अनिश्चित होगा। कोश की संरचना की बात की जाएगा सेल्यूलर स्ट्रक्चर से, तो सजीवों का शरीर अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। और निर्जीवों की संरचना कणों से अथवा विभिन्न भागों से जुड़ने से होती है। इसमें कोश की संरचना नहीं पाई जाती है। और शारीरिक संगठन से इसकी अंतर किया जाए तो सजीवों में शारीरिक संगठन अनेक अंगों तथा अंग तंत्रों से बना होता है। और निर्जीवों के आकार का गठन उनके तत्वों अन्य तत्व के भाग को जोड़ने से होता है, जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों में स्कूटर, रेल, कार, जहाज आदि की रचना होती है। किससे होती है? तत्वों से या अन्य तत्वों के भागों से। अब इसके बाद देखिए अब देखिए उपापचय की संरचना। सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती रहती हैं और निर्जीवों में उपापचय की क्रिया नहीं होती है। और श्वसन क्रिया की बात की जाए, रेस्पायरेशन, तो सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। इससे हम जो है इसमें अंतर कर सकते हैं। और इसका अंतर है कि सजीव श्वसन क्रिया होती है और निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। पोषण देखेंगे तो सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनमें कोई भी जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती है, इसलिए उन्हें भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ग्रोथ देखेंगे तो जीवन में आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है सजीवों के। और देखिए आंतरिक परिवर्तनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ग्रोथ के अंतर्गत आएगा सजीव में। और निर्जीव में बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। यानी कि अगर सजीवों में वृद्धि होगी, अब मात्रात्मक जो वृद्धि होती है, निर्जीवों में
आप निर्जीवों में इसमें किसी भी कारण उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है, यानी बाहरी कण होते हैं वो जम जाते हैं उस पर, उससे जो है उसका आकार शेप साइज बढ़ सकता है। उत्सर्जन, सजीवों के शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और निर्जीवों के बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। निर्जीवों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, निर्जीवों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, ना ही प्रजनन होता है। अब देखिए मूवमेंट यानी गति के अनुसार किस प्रकार अंतर कर सकते हैं। तो शरीर में आंतरिक शक्ति के कारण गति होती है, जब आंतरिक शक्ति होगी उसी के प्रकार जो है गति होगी। निर्जीवों में इस प्रकार की कोई गति नहीं होती, ना ही केवल बाह्य शक्तियों के कारण ही गति होती है। अब बाह्य शक्तियों से मतलब क्या होता है, यानी आप किसी पत्थर को अगर उठा के गति में फेंकते हैं तो दोस्तों वह जो है बाह्य शक्ति के द्वारा ही उसमें मूवमेंट हुआ है। परंतु जो हम दोस्तों शक्ति के कारण जो है अपना दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार नहीं होता है। आप निर्जीव वस्तुओं को खुद अपने हाथों से उछला सकते हैं, कूदवा सकते हैं। इस प्रकार जो है बाहरी शक्ति, यानी कि आप किसी भी लकड़ी को उठाकर ऊपर करना तो दोस्तों वह जो है बाहरी शक्ति के द्वारा ऊपर हुआ गति की है, परंतु आप खुद अपने स्वयं के द्वारा ही गति कर सकते हैं। संवेदनशीलता अनुकूलन, सभी सजीव बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं तथा अपने को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। निर्जीव में संवेदनशीलता तथा अनुकूलता नहीं पाई जाती है। देखिए निर्जीव में ना तो संवेदनशीलता होगी ना ही अनुकूल। निर्जीव में क्या सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, वह क्या उसका समाज होता है, क्या वह समाज से अट्रैक्टिव होती है या समाज से अंतःक्रिया करते हैं, क्योंकि उसमें ना ही जान, ना ही प्रजनन, ना ही कुछ होता है। और सजीवों में दोस्तों बाह्य उद्दीपनों की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और वह वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, क्योंकि वह सजीव है, उनमें जान होती है। प्रजनन क्या है, देखिए प्रोडक्शन, सजीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, परंतु निर्जीवों में प्रजनन का कोई भी क्षमता का अभाव होता है, इसमें कोई भी गुण नहीं होता है। जीवन चक्र देखिए, लाइफ साइकिल, तो सजीवों में जीवन निश्चित चक्र होता है और निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। सजीवों की देखिए, सजीवों में एक जीवन चक्र होगा, उनका एक दिनचर्या होगा, उनका एक भरण पोषण एवं एक खान पान का तरीका होगा, उसमें प्रजनन क्षमता होती है, उत्सर्जन क्षमता होती है और जो है गति करने की शक्ति होती है। परंतु निर्जीव में ना तो जीवन चक्र होगा, ना ही जब उसमें जान नहीं होती है वह गति नहीं कर सकती है, वह जो है समझ नहीं है उसमें, यानी कि जो निर्जीव यानी जिसमें कोई जान नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं पत्थर, आपकी मिट्टी, तो दोस्तों इसमें कौन सी जान है, इसमें कौन सी गति है, कुछ नहीं है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इसमें अंतर, इस प्रकार से हमने सभी देखे हैं अंतर। आप फिर देख सकते हैं, आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर से जो है वीडियो एक बार और देख सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न आपके कैसे बनेंगे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको अभी समझा हमने, प्राकृतिक वस्तुएं एवं मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, जो स्वयं के द्वारा बनाई जाती हैं, मानव द्वारा निर्मित होती हैं। सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर दोस्तों अभी हमने देखा है, इतने अच्छे से आपको स्पष्ट रहा है तो आप समझ सकते हैं सभी के द्वारा, जिसके अंतर्गत आपका उत्सर्जन के, जीवन चक्र के, प्रजनन के, अनुकूलन के, गति के अंदर, उत्सर्जन, वृद्धि, सभी के अंदर जो है हमने देखा है। स्वनिर्मित वस्तुओं के मूल्य और देखिए सजीव वस्तुओं के लक्षण, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण, जंतुओं पौधों में समानता और अंतर, दोस्तों यह सब आपको क्रिया, अनुकूलन, सजीवों के लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, निश्चित आकार एवं माप, कोश की संरचना, शारीरिक संगठन, तो दोस्तों इसमें सजीवों के लक्षण सभी हैं। स्वनिर्मित सामग्री, सहायक सामग्री के उदाहरण कौन से हैं, तो बैरोमीटर, इलेक्ट्रोड और जड़ पत्ती, तने की आंतरिक संरचना, तो दोस्तों यह सभी है जो स्वनिर्मित होते हैं। बैरोमीटर बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर और जड़ तने की संरचना भी आप कर सकते हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो पृथ्वी में 3 में बांटा जा सकता है पदार्थों को, ठोस, द्रव और गैस में, या पदार्थों को। अब देखिए तूतिया और फटकरी के रवे में वृद्धि किस कारण होती है, तो यह होती है दोस्तों, किस कारण होगी, बाह्य कणों के जमने से, क्योंकि फटकरी अपने आप बढ़ती नहीं है, ना उसमें वृद्धि होगी ना उसका विकास होगा, यानी उसमें बाहरी जो कण होते हैं, कुछ भी उस पर जो है, यानी एक पत्थर रखा हुआ है उस पर आप जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ लग जाता है, हर दिन लगता हुआ उस पर जो है वो उसका वृद्धि हो जाती है, वह बड़ा हो जाता है। और अगर पत्थर से कोई भी जो है उसमें बाहरी कण नहीं लगते हैं तो वह ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई भी वृद्धि न विकास नहीं होगा। अब जलीय जंतु को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जलचर कहा जाएगा। इस प्रकार के आपके जितने जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमने इसमें देखे। तो दोस्तों आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का हमने डिस्कस किया।
इसके बाद दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे और आपकी जो है प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो आप विज्ञान की प्ले लिस्ट ही बना दी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।